मैं अर्चना शर्मा आज कथा सागर में प्रस्तुत हूँ हिमाचल के सुप्रसिद्ध कहानीकार एस.आर. हरनोट की कहानी माँ पढ़ती है लेकर। यदि आपको हमारे चैनल पर प्रस्तुत रचनाएं पसंद आ रही हैं, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। नई नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं तथा कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट अवश्य लिखिए। कई महीनों बाद गांव गया हूँ। वहाँ माँ अकेली रहती है। आज घर का दरवाजा खुला है, वरना ऐन तड़के दरवाजा ओट बाहर का काम निपटाने चली जाती है। सुबह का सारा वक्त गौशाला में बीतता है। पशुओं को घास पत्ती देते, गाय धोते, गोबर फेंकते। इस समय भी माँ भीतर नहीं है। मैं उनके कमरे में चला आया हूँ। सूरज निकलते ही पहली किरण उनके कमरे में पड़ती है। आज किरणों के साथ मैं हूँ। उनका कमरा जितना अपना लगता है उतना ही अकेला है, पर तरह तरह की चीजों से भरा हुआ, उसी तरह जैसे उजास भीतर भर जाया करता है। ऊपर लकड़ी की छत में जगह जगह मकड़ी के जाले हैं, नीचे की तरफ झूलते। उनमें कई मक्खियां मरी फंसी हैं। यही हाल दीवारों का भी है। कई जगह जालों पर कीड़ा जम गया है। जगह जगह सामान बिखरा पड़ा है। कोई चीज तरतीब से नहीं है। दरवाजे से भीतर आते दाईं ओर दूध पिलाने का घड़ा रखा है। उस पर मैला सा कपड़ा है। माँ जब चूल्हे के पास दूध पिला के फारिग होती होगी तो इसे यहाँ ले आती है। बाईं तरफ एक टोकरा है, उसमें भेड़ की अनकाती ऊन भरी है। उसकी तहों के ऊपर कुछ थींगे हुए ऊन के फाहे हैं। एक किनारे तकली रखी है। एक कोने में खजूर की पत्तियां बिखरी पड़ी हैं। उनके बीच कई बुनी हुई खजूर की पट्टियां हैं। दूसरे कोने में छोटा सा पुराना मेज, उस पर टेलीविजन रखा है। सिरहाने बिल्कुल साथ कनस्तर पर मैला सा कपड़ा है। उस पर टेलीफोन है। बिजली के बल्ब पर कीड़े ने पूरी तरह अधिकार जमा लिया है। उसका रंग बदरंग हो गया है। माँ के सिरहाने ऊपर की ओर भीत पर एक कील में लकड़ी का चकोटा टंगा है। उस पर डिबरी रखी है। छत के धुएं ने एक लंबी लकीर बना दी है। जब बिजली चली जाती होगी तो माँ इसे जला लिया करती है। कमरे में बीड़ी की बास पसरी है। चारपाई के नीचे देखता हूँ तो वहाँ भी कई कुछ चीजें बिखरी हैं। अधबुझी बीड़ी के टुकड़े, दिया सिलाई की जली तीलियां, एक खजूर के पटड़े पर सूखा अनारदाना, कुछ आंवले, 8-10 अखरोट, 5 अनछिली हुई पकी हुई मक्खियां एक दूसरे में बंधी हुई। पहली फसल की मक्खियां देवता के लिए रखी होंगी। 2-4 गठड़ियां जिनमें कई किस्म की दालें हैं। इतनी चीजें माँ के साथ रहती हैं, उनसे जुड़ी हैं, उनकी साथी संगी हैं। लेकिन मैं इनके बीच उस कमरे में अकेला पखला बैठा हूँ। वे जैसे मुझे पहचानने का प्रयास कर रही हैं। कभी लगता है कि वे सभी मेरा उपहास उड़ा रही हैं। माँ, घर आंगन, द्वार, खेत खलियान, जमीन जायदाद सब मेरे हैं, पर आज मैं इनसे कितना दूर चला गया हूँ। सूरज घर की छत के कोने से आगे सरक गया है। किरणें सिमटती हुई आंगन में चली गई हैं, कमरे के उजाले को अपने साथ लेती हुई। सुबह की बेला में अंधकार का एहसास होने लगा है। यह अंधेरा बाहर से कहीं ज्यादा मेरे भीतर पसरा है। हालांकि मैं माँ के कमरे में हूँ, उनके बिस्तर पर बैठा स्नेह की गंध में भीग गया हूँ, लेकिन बरसों घर से बाहर रहने का एहसास उस स्नेह को मन तक नहीं पहुँचने देता। याद ही नहीं रहा कि मेरे हाथों में किताबों का एक पैकेट भी है। इन नई पुस्तकों को मैं माँ को भेंट करने लाया हूँ। आज तक एक भी पुस्तक छपने के बाद उन्हें नहीं दे पाया, न ही उन्हें कभी पुस्तक विमोचन समारोह में ही बुला पाया। जब भी कोई किताब आई है, मैंने उसे राज्यपाल या मुख्यमंत्री से ही रिलीज करवाया है, यह जानते हुए भी कि उन लोगों का साहित्य से कुछ लेना देना नहीं है। बिल्कुल उसी तरह जैसे मंचों से गरीबी हटाने के नारे लगाने वालों का गरीबों से कोई लेना देना नहीं होता। कागजों पर गांव और उसके परिवेश की सौंधी खुशबू बिखेरने वाले हम लेखकों का जैसे वहाँ की गोबर मिट्टी से कोई वास्ता ही नहीं होता। यानी पल भर का छलावा, झूठी शान, या यूं कह ले कि घर फूंक तमाशा देखने भर की बात। ऐसा भी नहीं था कि माँ को भुलाना नहीं चाहता था, या कि उनकी यादें उस समय मेरे साथ न होती थी, लेकिन कई डर मन में घर किए रहते। सोचा करता कि आज का माहौल बिल्कुल अलग तरह का है। माँ कैसे इन बड़े लोगों के बीच अपने को एडजस्ट कर पाएगी। सबसे पहले तो उसका बस में बैठना ही किसी मुसीबत से कम नहीं। बैठते ही उसकी तबीयत खराब हो जाएगी, उल्टियां करने लगेगी। थोड़ा आराम मिलेगा तो जेब से बीड़ी और माचिस निकालेगी और शॉल की ओट में झटपट सुलगाकर पीने लग जाएगी। 1-2 दम लेते ही खांसी ऐसी शुरू होगी कि अभी प्राण निकल लिए। जैसे कैसे समारोह में पहुंचेगी तो लोगों की नजरें उन पर बराबर लगी रहेगी।
बिना प्रेस किए कपड़े, प्लास्टिक के जूते उपहास बनने लगेंगे। फिर उनके मुंह से बीड़ी की बास आती रहेगी। उनके बाल भी ठीक तरह से नहीं होंगे। हालांकि शॉल सिर पर ओढ़े रखेगी, पर काले सफेद बालों की आपस में बटी लड़ियां नीचे तक लटकी होंगी। उनके बीच घास के तिनके और सूखी पत्तियां फंसी होंगी। जैसे ही लोगों को मालूम होगा कि मेरी मदर आई हैं, तो वे बार बार उनके पास बधाई देने जाएंगे, बातें करना चाहेंगे, कई कुछ पूछने लगेंगे। लेखक पत्रकार बंधु तो बातें कुरेदेंगे। फिर पता नहीं माँ किस तरह बात करेगी, पता नहीं क्या उल्टा सीधा बोल देगी। बातें करते करते उन्हें खांसी आ गई तो किरकिरी हो जाएगी। फिर उन्हें कहीं बीड़ी की तलब हो आई तो झट से सुलगाकर वहीं पीना शुरू कर देगी। उसके बाद जलपान शुरू होगा तो वो छुरी कांटे से तो खा नहीं सकेगी। खाते हुए सभी का ध्यान उनके हाथों पर अवश्य जाएगा। गांव में घास पत्ती काटते, गोबर फेंकते, दूध पिलाते, लकड़ियां काटते, चूल्हे में रोटी सेंकते हाथ बिवाइयों से भरे होंगे। उनसे गोबर मिट्टी की बास भी आएगी। भले ही लोग मुंह पर कुछ नहीं बोले, पर बातें तो बनाएंगे ही कि इतने बड़े लेखक की माँ ऐसी है, निपट गंवार। ये सब कुछ सहन भी कर लूंगा, फिर बच्चों की खरी खोटी सुननी पड़ेगी। इन स्मृतियों में खोए खोए माँ के बिस्तर पर लेट जाता हूँ। ऐसा लगता है कि मेरा बचपन लौट आया है। उस चारपाई पर जैसे माँ की गोदी में सोया हूँ। पालने में माँ मुझे झुला रही है। ये सुख और स्नेह बरसों बाद मिला है। मन कर रहा है कि यहीं सोया रहूं, कभी उठूं ही नहीं। अपने ऊपर आश्चर्य हो रहा है कि मेरी रचनाओं में गांव है, वहां का पूरा अंचल है, गरीब लोग हैं, खेत खलियान है, माँ है, उनका स्नेह है। लेकिन उन वास्तविकताओं से खुद कितना दूर चला गया हूँ, कोसों दूर। माँ के बिस्तर पर लेटा अपने भीतर के लेखक को ढूंढने लगता हूँ, पर वो कहीं नहीं है। उसके कई चेहरे हैं, या उन चेहरों पे कई तरह के मुखौटे लगाए गए हैं। अपने को उस शहरी परिवेश और इलीट सोसाइटी में ऊंचा दिखाने के लिए, नाम प्रतिष्ठा कमाने के लिए, लोगों की वाह-वाह लूटने के लिए। पर उस उत्कर्ष का सही मायनों में मेरे भीतर के आदमी से जैसे कोई संबंध नहीं रहा है। अनायास फिर एक और रखी अपनी किताबों पर हाथ जाता है। उनका स्पर्श पुनः उसी उत्कर्ष पर ले जाता है। क्या हुआ, माँ को नहीं बुलाया? तो चलता है, सब कुछ चलता है। हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, फिर क्यों उन रूढ़ियों का बोझ कंधों को ढोए चले? गांव, पहाड़, गोबर, मिट्टी, खेत, खलियान कागजों की पीठ पर उगते अच्छे लगते हैं, पर वास्तविक जीवन में तो नर्क है, नर्क। फिर मैं तो माँ का सम्मान करने ही आया हूँ। इधर तो ऐसे भी लेखक हैं जो या तो माँ बाप से अलग हो गए हैं, या उन्हें किसी वृद्धाश्रम के हवाले कर दिया है। मैं माँ के चरणों में इन पुस्तकों को रखकर उनसे आशीर्वाद लूंगा, पश्चाताप करूंगा। वे खुश होंगी कि उनका बेटा कितना बड़ा आदमी है, लेखक है। वे पुस्तकें जैसे मेरे अहम को और भी भव्य बनाए जा रही हूँ। यही सब सोचते विचारते माँ के सिरहाने पर हाथ पड़ता है। कुछ चुपता महसूस होता है। मैं लेटे लेटे दायां हाथ पीछे करके सिरहाने के नीचे डालता हूँ। चौंक जाता हूँ, हड़बड़ी में उठता हूँ और सिरहाने को एक तरफ खींच देता हूँ। कोई किताब है, बाहर खींचता हूँ तो स्तब्ध रह जाता हूँ। आंखें उसके आवरण पर धंसती चली जाती हैं। मेरी सांस रुकने लगी है। जिस्म का सारा खून जैसे शिराओं में जम गया है। ये मेरी नई पुस्तक है। पागलों की तरह सिरहाने की तरफ के खिंदड़ों की तहों को हटाता हूँ और उसके नीचे रखी सभी किताबों को बाहर खींच लेता हूँ। सभी मेरी हैं। भ्रम होता है कि कहीं अतीत में विचरते हुए मैंने ही अपना पैकेट वहां तो नहीं रख दिया है, पर वो पूर्ववत था, मेरे ही पास पड़ा हुआ। उसे खोलता हूँ। जो पुस्तकें मैं लाया हूँ वे सभी उसी में हैं। माँ के सिरहाने तो दूसरी प्रतियां हैं। पहली पुस्तक हाथ में लेता हूँ, उसे उलटता पलटता हूँ। उसके भीतर पृष्ठों में जगह जगह घास के तिनके हैं, कुंबर हैं। माँ जब घास काटने घासनी में जाती होंगी तो वहां बैठकर उसके पन्नों को उल्टा पलटा करती होंगी। दूसरी पुस्तक उठाता हूँ, उसे देखने लगता हूँ। उसके पन्नों से सरसों के फूलों की भीनी भीनी खुशबू आ रही है। पन्नों को उलटता पलटता हूँ। कई जगह पीले फूलों के पत्ते चिपके हैं, एक आध गेहूं की बाली भी है। माँ जब खेतों में साग चुनने जाती होंगी तो बैठकर उसके बरकों को देखती बदलती रहती होंगी। तीसरी किताब हाथ में लेता हूँ। यह मेरा उपन्यास है। उसके भीतर से रात की रानी की खुशबू आ रही है और कमरे में फैलने लगती है। अनायास ही नजर आंगन के उस पार चली जाती है। वहां रात की रानी का पौधा है, कितना बड़ा हो गया है। उसकी टहनियां चारों तरफ बिखरी हैं।
मन बहुत पीछे चला जाता है। गर्मियों की रातें जब चांदनी से नहाई होती तो माँ अक्सर मुझे गोदी में लिए यहाँ बैठा करती, कई कहानियां सुनाती। किताब के पृष्ठों के बीच रात की रानी के फूल पड़े थे। इसे माँ चांदनी रातों में वहां बैठकर देखा करती होंगी। चौथी पुस्तक में आटे और लस्सी की सुगंध रची बसी है। पृष्ठों पर जगह जगह आटे सने हाथों की उंगलियों के निशान है। कहीं कहीं मक्खन की चिल्हट ने अक्षरों को मिटा दिया है। माँ रोटियां पकाते या फिर दूध पिलाते इसे निहारती अवलोकती होंगी। पांचवी कृति अब मेरे हाथ में है। उसके पन्नों से घने अंधेरे की गंध आने लगती है। उसमें बीड़ी की बांस घुल मिल गई है। पुस्तक के बरकों को देखता पलटता हूँ, कई जगह अक्षर धुल गए हैं। बीच बीच में जली हुई बीड़ी की राख भी लगी है। एक जगह मरा हुआ जुगनू चिपक गया है। शायद माँ इसे घनी रात को बिस्तर पर हाथ में लिए बांचती होंगी। मेरी याद आने पर रो लेती होंगी और फिर देर रात तक यूं ही बैठी बीड़ी पीती रहती होंगी। अब छठी पुस्तक सिरहाने के नीचे से खींचता हूँ। मन अस्थिर होने लगा है। भीतर बौखलाहट होने लगती है। माथे से पसीना चू रहा है। उस किताब के भीतर पिता की कई पुरानी तस्वीरें हैं। उसमें कहीं माँ है तो कहीं मैं हूँ। माँ अपने इस बेटे के वैभव और उत्कर्ष को पिता से स्मृतियों में बांट लिया करती होंगी। उसे किनारे रखकर सिरहाने में फिर कुछ ढूंढने लगता हूँ। बिस्तर की तहों में एक और किताब मिलती है। उसे निकालता हूँ। यह मेरी 7वीं पुस्तक है। देखता हूँ तो आश्चर्य की सीमा नहीं रहती है। यह नई किताब है। इसका विमोचन सप्ताह पूर्व ही हुआ है। उसके बरकों से गोबर की गंध आ रही है। बाहर भीतर कई जगह गोबर सने हाथों के निशान पड़े हैं। एक दो जगह भेड़ की सफेद ऊन के रेशे भी हैं। माँ उसे गौशाला के आंगन में पशुओं के बीच बैठकर देख लिया करती होंगी। आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई है। याद नहीं आता कि अपने जीवन में कभी इतना रोया हूँ। मेरे भीतर का वैभव, उत्कर्ष, बड़े बने रहने का दम बूंद बूंद माँ के बिस्तर पर जड़ने लगता है। मैं जैसे उस बिस्तर की तहों में खटमल की तरह घुसता धंसता चला जाता हूँ। मेरा रोआ रोआ अचरज और शर्मिंदगी से भर गया है। सिर टांगों के भीतर धंसता जा रहा है। इस दीनता हीनता की स्थिति के बावजूद भी उस रोने का कोई सुख मुझे अधिक गिरने नहीं देता। ऐसा लगने लगता है कि माँ के कमरे की वे सभी चीजें मेरे अंतस में अगाध स्नेह और ममता के सागर उडेलती चली जा रही हैं। मुझे सामान्य और सहज होने में मेरी भरपूर मदद करती चली जा रही हैं। मैं अपने को संभालता हूँ। अचरज होता है कि मन हल्का हो गया है। बिल्कुल उसी तरह जैसे बचपन में किसी जिद में रोते रोते माँ की गोद में सो जाया करता था और जब उठता तो बिल्कुल सहज। तभी किसी की आवाज भीतर के सन्नाटे को तोड़ देती है। दादी, दादी, अखबार। माँ इस समय गोबर फेंक रही है। आवाज सुनते ही टोकरा नीचे फेंक दिया है और झटपट डाकिये के हाथ से अखबार छीन लिया है। मैं बिस्तर से उठकर दरवाजे की ओट से सब कुछ देखता हूँ। वो अमर सिंह डाकिया है। उसका घर हमारे घर से कुछ दूरी पर है। वो बराबर माँ के पास आता जाता रहता है। सारी बातें समझ आने लगी है। माँ अखबार देख रही है और डाकिया बीच के पृष्ठों में कुछ माँ को दिखा रहा है। माँ उस अखबार को भीतर ले जाकर कहीं गौशाला में रख देती है और पूर्ववत गोबर फेंकने लग गई है। मैं माँ के बिस्तर पर बिखरी किताबों को समेटने लगता हूँ और उसी तरह उनके सिरहाने रख देता हूँ। अपनी किताबों का पैकेट उठाकर बाहर निकल जाता हूँ। लग रहा है कि कई मनोबोझ किसी ने सिर पर लाद दिया है। माँ बाहर का काम निपटाकर भीतर आ रही है। मैं बिल्ली के पांव वहां से खिसक लेता हूँ। तो दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त हुई। मिलते हैं जल्दी नई कहानी के साथ। धन्यवाद।